हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी वेशातो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरएसएम सिलेबस पंचकर्म का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक अपन देख रहे थे। ठीक है, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 4 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका वमन कर्म। तो वमन कर्म के विषय में क्या बताया गया है? तो वमन का सबसे पहला डेफिनेशन बताया गया, तत्र दोषरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि दोषों को ऊर्ध्वभाग यानी कि मुख मार्ग से बाहर निकालना वमन कहलाता है। तो तत्र दोषरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना वमन कहलाता है। फिर वमन के विषय में शार्ंगधर ने क्या बोला है? अपक्व श्लेष्मणा बलार्ध नयेत तू यत वमन तद्वी विज्ञेया मदनस्य फल यथा। ठीक है, तो शार्ंगधर के अनुसार जो द्रव्य अपक्व पित्त एवं कफ को बलपूर्वक ऊपर यानी कि मुख मार्ग से बाहर निकाल देते हैं उसे वमन कहते हैं। तो क्या बोले हैं? ये शार्ंगधर ने बोला है कि जो द्रव्य अपक्व पित्त या एवं कफ को बलपूर्वक ऊपर मुख मार्ग से बाहर निकाल दे उसे वमन कहते हैं, जैसे मदन फल। फिर प्रयोजन यहाँ पे बताया गया है कि अमाशयस्त कफ दोष का समूलोच्छेदन होता है। तो अमाशयस्त कफ दोष का समूलोच्छेदन हो जाता है, साथ ही साथ कफज रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है? इसका प्रयोजन है। पर चरक अनुसार वमन के अयोग्य रोगी कौन से हैं? तो चरक अनुसार वमन के अयोग्य रोगी हैं आपका छद क्षीण का रोगी, अति स्थूल, ठीक है, अति क्रीस, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, क्षुधित, पिपाशित, कर्म, भार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार। ठीक है, ये वाम के वमन के अयोग्य रोगी हैं कि छद्म का रोगी हो गया, अति स्थूल हो गया, अति क्रीश हो गया, बालक हो गया, वृद्ध हो गया, दुर्बल हो गया, श्रांत हो गया, क्षुधित हो गया, पिपासित हो गया, कर्म, भार, अध्वत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार। ठीक है, इसके अलावा सवृत कोष्ठ, दुष्शर्दन, ऊर्ध्व रक्तपित्त, प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्वगत वात, इसके अलावा अस्थापित, अनुवासित, हृदय रोगी, उदावर्त, मूत्राघात, गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला, स्वरभेद, तिमिर, सखक, शिराशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल रोगी में वमन ना कराएं। तो ये सभी रोगियों में क्या है? वमन नहीं कराना है। साथ ही साथ गर्वेश, विरुद्ध एवं अजीर्ण में निषिद्ध स्थिति होने पर भी वमन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन के योग्य रोगी कौन से हैं? ये तो अयोग्य रोगी हो गए जिनमें हमें वमन नहीं कराना है। अब कौन से योग्य रोग व रोगी हैं? तो योग्य रोग में आपका पीनास, कुष्ठ, नौज्वर, राज्यक्षमा, कास, श्वास, गलग्रह, श्लीपद, गलगंड, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्धार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विषपित्त, अधोगत रक्तपित्त, मूत्रप्रशेक, अर्श, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोभ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्ट, कफज रोग, ये सभी वमन के योग्य रोग व रोगी हैं। तो पीनस, कुष्ठ, नौज्वर, राज्यक्षमा, कास, श्वास, गलग्रह, श्लीपद, गलगंड, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्धार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विषपित्त, अधोगत रक्तपित्त, मूत्रप्रशेक, अर्श, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोभ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्टि व कफज रोगों में वमन कराना चाहिए। फिर कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव क्या है? तो कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव यहाँ पे बताया गया है कि श्लेष्मोत्तर श्लेष्मोतश्च छर्दयति हा दुख विरेच्यते मद कफस्तु सम्यक, यानी कि शरीर में कफ की अधिकता बिना कष्ट के वमन हो जाता है। तो शरीर में कफ की अधिकता होने पर बिना कष्ट के वमन हो जाता है। साथ ही साथ शरीर में कफ की कमी यानी कि सुखपूर्वक विरेचन भी हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध कफो अल्प वमन विरेचेद विरेचने वृद्ध कफे तदो ऊर्ध्वम। फिर वमन कर्म के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो वमन कर्म में क्या बोला है? वमन से पूर्व एक दिन पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार का सेवन कराना है, जैसे कि ग्राम्य अनूप, मांस, रस और दूध का अपन साथ में प्रयोग करेंगे।
जिससे क्या है कफ का उत्क्लेश हो जाएगा। वमन और विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल पूर्वाहन का काल बताया गया। तो वमन विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल क्या है, पूर्वाहन का काल है। विधि के विषय में बात कर लेते हैं। तो विधि में बताया गया कि अभिमंत्रित मदन फल कसाय की एक मात्र मधु मुलेठी सेंधा नमक और फाणित मिलाकर के पीने को देना है। तो अभिमंत्रित मदन फल कसाय की एक मात्र मधु मुलेठी सेंधा नमक और फाणित मिलाकर के पीने के लिए देना है। वमन द्रव्य पिलाने के एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें और उसके बाद में देना है, ये चरक ने बोले हैं। तो वमन द्रव्य पिलाने के एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है और उसके बाद में देना है। स्वेद का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो ये क्या समझेंगे अब इससे। तो स्वेद का प्रादुर्भाव हो रहा है, दोष का विलयन हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। तो श्वेत प्रादुर्भाव होने पर दोष का विलयन हो रहा है, ये समझ में आएगा। लोम हर्ष होने पर दोषों का अपने स्थान से प्रचलित हो रहा है, ये समझ में आएगा। तो लोम हर्ष होने पर दोष अपने स्थान से प्रचलित हो रहे हैं, ये समझ में आएगा। कुक्षी में आद्यमान हो रहा है, तो दोषों का कुक्षी में पहुंचना। तो कुक्षी आद्यमान होने पर दोष जो है कुक्षी में पहुंच रहे हैं, ये समझ में आएगा। फिर हल्लास तथा आशय श्रवण होने पर दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर वमन में दोषों का निकलने का क्रम क्या है। तो वमन में दोषों का निकलने का क्रम है कि औषध कफ पित्त और वायु। तो औषध कफ पित्त और वायु। तो वमने प्रशेक औषधम कफ पित्त अनिल क्रमेण गच्छति क्रमात् कफ पित्त मथ निलस्य सम्यक वमति सहिष्ठ। ठीक है, तो क्रमशः कब क्या है, कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वात निकलेगा। यह सम्यक वमन का लक्षण है। ठीक है, मतलब निकलने का क्रम है दोषों का। फिर वमन शुद्धि बोधक सारणी चक्रपाणी ने बताया है कि वमन शुद्धि बोधक सारणी में कि प्रवर शुद्धि होने पर 8 वेग होते हैं, जिसमें वाम्य द्रव्य 2 प्रस्थ और अंतिकी अंत में क्या है पित्त निकलते हैं। तो प्रवर शुद्धि होने के पर वेग कितना होगा, 8 वेग होगा। वाम्य द्रव्य 2 प्रस्थ निकलेगा और अंत में पित्त निकलेगा। इसी प्रकार मध्यम शुद्धि होने पर उसके वेग 6 हैं, वाम्य द्रव्य 1.5 प्रस्थ निकलेगा और अंत में पित्त निकलेगा। जघन्य शुद्धि होने पर उसका टोटल वेग 4 है, इसमें वाम्य द्रव्य 1 प्रस्थ निकलेगा और अंत में पित्त निकलेगा। फिर नेक्स्ट है वामक द्रव्य। तो वामक द्रव्य के विषय में बताया गया कि षड वामक द्रव्य है, मदन फल जीवूतक इच्छवागु धमार्गव कृतवेधन। ठीक है, तो षड वामक द्रव्य कौन से हैं, मदन फल जीवूतक इच्छवागु धमार्गव वत्सक और कृतवेधन। उदान वायु से प्रेरित होकर के ये वमन कर्म को करते हैं। वमन योग कितने हैं, तो 355। 355 क्या है, वमन योग है, जिसमें मदन फल के 133 हैं, जीवमूतक के 39 हैं, इच्छवागु के 45 हैं, धमार्गव के 60 हैं, वत्सक के 18 हैं और कृतवेधन के 60 हैं। विरेचन योग कितने हैं, 245 हैं, जिसमें श्यामा त्रिविध के 110 हैं, चतुरांगुल के 12 हैं, तिलवक के 16 हैं, स्नुही के 20 हैं, सप्तला संखनी के 39 हैं और दंती द्रवंती के 48 हैं। फिर वमन के अयोग्य कौन है, तो वमन के अयोग्य में बताया है कि वमन वेग अप्रवृत्ति या केवल औषधि प्रवृत्ति होना, ये क्या है वमन के अयोग का लक्षण है कि वमन के वेग का अप्रवृत्त होना या केवल औषधि की प्रवृत्ति का होना। वमन वेग विभ्रंश यानी कि प्रतिलोम गति का होना। सम्यक वमन का लक्षण क्या है, तो सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वायु निकलते हैं, एवं वमन के वेगों का सम्यक रुक जाना। फिर वमन का अति वेग अति योग होने पर का क्या लक्षण है, तो ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद रखना कि वमन का अति योग होने पर होता है फेनील रक्त चंद्रिकोपगमन इति अति योग लक्षणानि, यानी कि फेनील उद्गमन होते यानी कि झाग का उद्गमन होगा और क्या है चमकीला रक्त चंद्रिकाएं दिखाई देंगे, ये वमन के अति योग का लक्षण है। इसका उल्लेख वमन का पर्याय उल्लेखन क्या है, वमन का पर्याय है। फिर सम्यक वमन का क्या लक्षण है, तो हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धि तथा लघुत्व्यापी च लक्ष्यमाणी। तो हृदय पार्श्व इंद्रिय मूर्धा इनकी शुद्धि होना और शरीर में लघुता आना, ये सम्यक वमन का लक्षण है। असम्यक वमन का लक्षण क्या है, तो असम्यक वमन का लक्षण है दुष्छर्दित स्फोट कोट कंडु हृत शाखा विशुद्धि गुरु गात्रता च। तो दुष्छर्दी का होना, स्फोट का होना, कोट कंडु हृत शाखा की विशुद्धि, शरीर में गुरु गात्रता, ये असम्यक वमन का लक्षण है। फिर है वमन के अतियोग। तो वमन के अतियोग का लक्षण है तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलहानि वमने अतिचा यश चश्चात। तो तृष्णा होना, मोह होना, मूर्छा होना, अनिल का प्रकोप होना, निद्रा बल की हानि होना, ये क्या है वमन के अतियोग का लक्षण है। फिर वमन के पश्चात क्या देखने को मिलता है, तो वमन के पश्चात बताया गया है कि मुहूर्त भर आराम कर स्नेहिक प्रयोगिक या वैरेचनिक धूमपान कराना है। तो वमन के पश्चात बताया कि मुहूर्त भर आराम करके स्नेहिक स्नेहिक प्रयोगिक
या विरेचनिक धूमपान कराना है। फिर वमन विरेचन के व्यापक बताए हैं, तो चरक ने 10 बताए हैं, वांग भट्ट ने 12 बताया और सुश्रुत ने 13 बताए हैं। तो वमन विरेचन के व्यापक चरक ने 10, वांग भट्ट ने 12 और सुश्रुत ने 13 बताए हैं। फिर अयोग्य जन्य कौन से हैं? तो अयोग्य जन्य है आपका आद्यमान स्त्राव, हृदग्रह, अंगग्रह स्तंभन और उपद्रव क्लम। ये क्या है? अयोग्य जन्य है। अतियोग जन्य कौन है? तो परिकर्तिता, जीवादान, गुदभ्रंश, इच्छावस्ती। ये क्या है? अतियोग जन्य। सारंगधर के अनुसार वमन के निर्देश के विषय में बात कर लेते हैं। तो सारंगधर ने क्या बोला है वमन के निर्देश में? वमे च विकारे च शोणित मोक्षणे सो अर्धत्रयोदशफलम प्रस्थामुहु मनीषिणी। यानी कि यहाँ पे सारंगधर ने बोला है कि वमन विरेचन रक्त मोक्षण के संदर्भ में ये 13.5 पल यानी कि 54 तोला का प्रस्थ होता है। ठीक है। संसर्गज क्रम के विषय में बात कर रहे हैं। तो चरक ने सिद्धि स्थान में वमन विरेचन के बाद में संसर्गज क्रम के विषय में क्या बोला है? तो पेय विलेपी अकृत कृत च यूषम रस सिद्ध्यार्थकश्च क्रमेण सेवते विरुद्धकाया प्रधान मध्यवर शुद्धि शुद्ध यानी कि क्रमशः पेय, फिर पेया, फिर विलेपी, फिर अकृतयुष, फिर कृतयुष, फिर अकृतमास रस और फिर कृतमास रस का प्रयोग करना चाहिए। प्रवर शुद्धि में 3 अन्न काल होते हैं 7 दिन तक। 12 अन्न काल, 12 अन्न होगा। ठीक है। मध्यम शुद्धि में 2 अन्न काल होते हैं 5 दिन का होते हैं जिसमें 8 अन्न होते हैं। हीन शुद्धि में 1 अन्न काल होते हैं 3 दिन का होते हैं जिसमें 4 अन्न होते हैं। चरक सूत्र स्थान में वमन के पश्चात संसर्गज क्रम, फिर क्रमशः यवागु, विलेपी, ओदन, यूष, मांस रस का सेवन कराने के लिए बोले हैं। प्रवर शुद्धि में 7 दिन 12 अन्नकाल होते हैं, मध्यम शुद्धि में 5 दिन 8 अन्नकाल होता है और अल्प शुद्धि में 3 दिन 4 अन्नकाल होते हैं। ये यहाँ पे बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू क्लास।